अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 10 आईएएस 16 जो है वो कवर कर लिया था। आज हम लोग आईएएस 16 एमसीक्यू नंबर 11 से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू 11 में आपको क्या बता रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इक्विपमेंट रीवैल्यूड अमाउंट 75 है। सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट 2 मिलियन। ठीक है जी। अब पहले आपको बता रहे हैं कि इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो कितना है, 7.5 मिलियन। तो इसके बाद 2 मिलियन का जो है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ। और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी सोल्ड इक्विपमेंट फॉर रुपीज 90 मिलियन। कंपनी ने इक्विपमेंट भी जो है वो सेल किया है और 90 मिलियन का सेल किया। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू चार्जिंग 20% डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है जी, 20% डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करती है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एट डिस्पोजल ऑफ एसेट। क्या एंट्री बनेगी डिस्पोजल ऑफ एसेट पे। जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो बेटा एक छोटी सी बात सुन लो। जितना भी आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, जब भी आपके एसेट का डिस्पोजल होता है, जब भी आपके एसेट का डिस्पोजल होता है, तो जितना भी आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता है, जो भी आपका सरप्लस का जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो आपके इक्विटी में होता है, ओसीआई के अंदर रखा होता है। वो सारा का सारा क्योंकि एसेट खत्म हो गया, एसेट को आपने क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया या एक्सचेंज कर दिया, वट एवर जो भी किया, तो जितना भी उसका सरप्लस का बैलेंस होता है वो सारा का सारा हम रिटेन अर्निंग पे ट्रांसफर करते हैं। वो सारा का सारा अमाउंट हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं और एंट्री बनाते हैं, सरप्लस को हम डेबिट करते हैं और रिटेन अर्निंग को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री बनती है जब भी आपका एसेट डिस्पोज ऑफ होता है। तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस अकाउंट टू रिटेन अर्निंग। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा आई थिंक ए। ऑप्शन ए आ जाएगा। सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और सरप्लस रीवैल्यूएशन इक्विपमेंट अकाउंट था कितना, वो ये अमाउंट था। तो अमाउंट 2 मिलियन से एंट्री बनेगी और ये एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो इस एमसीक्यू से हमें एक पॉइंट ये पता लगा कि जब भी हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सरप्लस का जो भी होगा वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलो बेटा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलूं। जो एमसीक्यू नहीं आ रही हो बेटा वो मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जहां कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ 12 पे। 12 पे एमसीक्यू नंबर 12 है। एमसीक्यू नंबर 12 पे आपसे पूछ रहे हैं कि a non-current asset costing rupees 2,16,000 and carrying value 1,45,000 is revalued to rupees 2,91,000। अच्छा जी, हमारा एक एसेट है और उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 2,16,000, उसकी कैरिंग वैल्यू 1,45,000 है। अब वो रीवैल्यूएट हो रहा है 2,91,000 पे। हाउ शुड रीवैल्यूएशन बी रिकॉर्डेड। कितना रीवैल्यूएशन जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना रीवैल्यूएशन जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना करेंगे, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप क्या करते हो जब भी रीवैल्यूएशन करने जाते हो, जब भी रीवैल्यूएशन करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि कैरिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, और फिर आप ये देखते हो कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है। उसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है, उसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू ये है और फेयर वैल्यू आपके एसेट की ये है। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है।
1,46,000 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है जी। 1,46,000 का इंक्रीज आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो है हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। सरप्लस जो होगा वो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के दरमियान का डिफरेंस। अच्छा, अब जो आप एंट्री बनाओगे वो क्या एंट्री बनाओगे? सरप्लस तो आपको पता लग गया है कि आपने सरप्लस को जो क्रेडिट करना है वो कितने से क्रेडिट करना है, 146,000 से, ठीक है। आपके एसेट की भी वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, आपके एसेट की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कितने से इंक्रीज हो रही है? वो कितने से इंक्रीज हो रही है? आपके एसेट की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है? पहले तो ये देख लो कि आपके एसेट का डेप्रिसिएशन कितना था। सर हमारे एसेट का डेप्रिसिएशन था, हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 2,16,000, और कैरिंग वैल्यू थी 1,45,000। तो 2,16,000 माइनस किया 1,45,000, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे एसेट का डेप्रिसिएशन कितना है। कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? ये मैंने नहीं पढ़ा अभी। 75,000। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 75,000। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 75,000 आ रहा है या 71,000 आ रहा है? 71,000। अच्छा जी। तो सर जब हम एसेट को जब हम एसेट को रीवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो उसका जितना डेप्रिसिएशन होता है वो डेबिट हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा 71,000 से। बाकी अब जो डिफरेंस होगा, जितने से डेबिट साइड कम पड़ी होगी, उतने से हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। तो 146 में से माइनस कीजिए 71, डिफरेंस कितना? 75 आएगा आई थिंक। तो अब जो हम एंट्री बनाएंगे, एसेट को डेबिट करेंगे 75 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 71 से, और सरप्लस जो होगा वो हमारा रिकॉर्ड होगा 146,000 से। तो वही आपसे पूछ रहे थे, हाउ वुड रीवैल्यूड रीवैल्यूएशन बी रिकॉर्डेड। रीवैल्यूएशन को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे? एक सिंपल सी बात याद रख लेना, जब भी रीवैल्यूएशन होगी तो आपने अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू देखी। कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के दरमियान का जितना भी डिफरेंस होगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, और वो एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपने अपने एसेट की कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस ले लेना है कि उसका डेप्रिसिएशन कितना है। वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट रीवैल्यूएट हो रहा है ना, तो पिछला जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसको आप क्लोज करते हो, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पे 71,000 से डेबिट कर दिया। तो सरप्लस और डेप्रिसिएशन के दरमियान के जो आपका डिफरेंस होगा, उतने से आपके एसेट की वैल्यू क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो वो इंक्रीज कितने से आ रहा है? 75,000। क्लियर है? ये वाली एमसीक्यू क्लियर हो गई बेटा? आगे चले या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो आई थिंक क्या बनेगा, ये है, ये है, ये है। ठीक है जी। बी आंसर आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू कौन सा? एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, when item of property, plant and equipment are started at revaluate amount, the following must be disclosed: the effective date of the revaluation, whether an independent valuer was involved, for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the cost model, the revaluation surplus indicating the change for the period, and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders. अच्छा, अब दोबारा से रीड करते हैं, इसमें क्या पूछा था। When item of the property, plant and equipment are started at revalued amount,
द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, वो कह रहे हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को रीवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हो तो क्या चीजें आपको लाजमी डिस्क्लोज करनी हो। पहला, द इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन आपकी कब हुई, ये इफेक्टिव डेट आपको डिस्क्लोज करना पड़ती है, ये इफेक्टिव डेट आपको डिस्क्लोज करना पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इफेक्टिव डेट आपको क्लोज करना पड़ती है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप रीवैल्यूएशन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो जो आपकी रीवैल्यूएशन की जो डेट है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ती है। फिर सेकंड पे, वेदर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो है वो इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये नेसेसरी फैक्टर नहीं, मस्ट भी डिस्क्लोज नहीं आता है, तो ये हमारे पास जो है वो गलत होता है। For each reevaluate class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the cost model. कह रहे हैं कि जो आपका for each reevaluate class of the property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the cost model. नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो कॉस्ट मॉडल पे लेके चलते हो, नहीं, जब रीवैल्यूएशन पे आते हो तो फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हो, कॉस्ट मॉडल पे नहीं आते, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ पे आपको कह रहे हैं द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू शेयर होल्डर। कह रहे हैं कि जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड and any restriction on the distribution of the balance to shareholders। हाँ, ये भी ठीक होगा मेरे ख्याल में, ये भी ठीक होगा। बिल्कुल आपको ये भी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, बिल्कुल, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके अलावा जो है आपके पास इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सही रहेगा, थर्ड और सेकंड जो है वो गलत है। मेरे ख्याल में ये दो ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में आ रहा है बिल्कुल डी। डी टू ऑल। अच्छा एक मिनट, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यू वाज इन्वॉल्व, each class of the equipment was would be have been recognized had the asset been carried under the cost model, the plant and equipment the carrying amount that had been recognized। So जी बिल्कुल बेटा, ये सारे ऑप्शंस ही ठीक होंगे, ये सारे ऑप्शंस ही ठीक है, सारे ऑप्शंस ही ठीक है, डी होगा इसमें, सारे ऑप्शंस ही ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यू को भी जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपने वैल्यूएशन कहाँ से करवाई है, इसके अलावा जो है आपके पास अपनी कैरिंग अमाउंट जो है वो, आप ऑब्वियस सी बात है जब भी वैल्यूएशन करवाते हो तो बिल्कुल आप अपनी कैरिंग अमाउंट निकलवाते हो, उसी पे तो जो है वो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट होता है, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये सारे आंसर ठीक है, तो डी जो है वो आपके पास ठीक आंसर रहेगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। सारे आंसर्स ठीक है। मतलब आप देख लो कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक दफा समझ लो कि इन इन चीजों को हम लोगों ने लाजमी जो है वो डिस्क्लोज करना। अब आ जाओ नेक्स्ट है 14 पे। 14 भी आपका एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है।
IAS 16 encourage the disclosure of the following information as usual of the financial statement might find it to be useful. अब यहाँ पे भी डिस्क्लोजर की बात हो रही है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द टेम्परेरी आइडियल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल कैरिंग अमाउंट आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज, बिल्कुल ये भी आपको शो करना पड़ती है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी शो करना पड़ती है अगर कोई आपका एसेट फुली डेप्रिशिएटेड है लेकिन फिर भी उसको आप दिखाते हो, उसकी वैल्यू को आप शो करते हो। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, बिल्कुल 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 इसकी भी कैरिंग अमाउंट, मतलब हर एसेट की हम बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, कैरिंग अमाउंट ही शो करते हैं। when the cost model is used, the fair value of the property plant and equipment when this is materially different from the carrying amount। हाँ ये भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। देखो अगर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना आपके एसेट की कॉस्ट में और उसकी फेयर वैल्यू में, और आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो, आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो और आपने अपने एसेट को, ऑब्वियसली बात है जब कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो, तो कैरिंग अमाउंट रिपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा होता है आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट में और आपके एसेट की फेयर वैल्यू में, तो आप डिस्क्लोजर लाजमी देते हो अपने शेयर होल्डर्स कि आपके एसेट की वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा मटेरियल डिफरेंस हो तो, अदरवाइज नहीं। अगर तो इमटेरियल डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, तो उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। पहली बात सुन लो कि आप अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट का डिस्क्लोजर लाजमी देते हो, कैरिंग अमाउंट का डिस्क्लोजर लाजमी देते हो। अब वो कैरिंग अमाउंट हो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हो, जो भी हो, आप डिस्क्लोजर लाजमी देते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि आपका एसेट जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रहा है वो अमाउंट और जो उसकी एक्चुअल में जो फेयर वैल्यू है वो अमाउंट, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो चीजें बिल्कुल क्लियर रहे तो आप अपने शेयर होल्डर्स को लाजमी लाजमी तौर पे डिस्क्लोजर दे देते हो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो कि हम कैरिंग अमाउंट तो इतना रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, लेकिन हमारे एसेट की सरप्लस वर्प्लस कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, जस्ट एक डिस्क्लोजर देना होता है कि हमारे एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में इतनी है। वो बहुत कम भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे मतलब कि इसमें सारे आंसर सारे ऑप्शंस ठीक थे। अब वो कोई भी हो, आई थिंक डी जो है वो क्या होगा, फर्स्ट टू फोर ऑल क्लियर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ये अब थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। An entity may present property, plant and equipment at gross carrying amount or net carrying amount under IAS 16। ए ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन के आपके पास गलत हो जाएगा। एन एंटिटी में प्रेजेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे दिखाओ या नेट कैरिंग अमाउंट। फिर आगे कह रहे हैं कि आइदर यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट्स आर टू बी डिस्क्लोज, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आइदर यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट आर टू बी डिस्क्लोज, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल ये सही है, दोनों चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती, दोनों में से कुछ एक चीज दिखा दो। आप अपने एसेट की लाइफ दिखा दो या डेप्रिसिएशन का रेट दिखा दो, दोनों में से कोई एक चीज दिखा दो। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, नहीं बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। हर साल हर साल हम अपने एसेट की रीवैल्यूएशन नहीं करते अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल पर आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इनको मैंने IAS 40 जो है वो करवा दी, IAS 40 मैंने करवा दी। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कहां पर आकर कहां पर आकर कहां पर आकर आपके आपको अपने एसेट की रीवैल्यूएशन हर साल करवानी पड़ती है। वैसे तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाते हो, तो अब वो आप 3 साल बाद 4 साल बाद आप रीवैल्यूएशन करवाओ, ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर साल जो है वो रीवैल्यूएशन करवाओ। लेकिन कहां पर अगर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमें अपने एसेट की रीवैल्यूएशन हर साल करवानी पड़ती है अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल पर आ जाते हैं, वो कौन सा पॉइंट है?
वो कौन सा पॉइंट है? वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैंने बताया। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको अपने एसेट की रिवैल्यूएशन, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इंडेफिनिट लाइफ। IS 40 हम लोगों ने पढ़ा था। IS 40 हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों को याद होगा, IS 40 के अंदर मैंने बताया था वो क्या है, जब आप अपने एसेट को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो वहां पर आपके पास दो मॉडल होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है फेयर वैल्यू मॉडल। अगर तो आप कॉस्ट मॉडल पे चलते हो तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हो ना तो वहां पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, हर साल आपके एसेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट। तो IS 40 के अंदर अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, IS 40 के अंदर अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है कि हमें हर साल अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करनी है, फेयर वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि IS 40 के अंदर जब हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे होते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करते। IS 40 आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से मना करता है। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो, फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं करते। तो IS 40 इसका आंसर था कि जहां पर हर साल हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ती है। लेकिन अगर IS 16 के अंदर हो तो फिर आपको जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर साल रिवैल्यूएशन करवाओ। तो सारी चीजें ही इसमें गलत नजर आ रही थी, एक ही ठीक नजर आ रहा था। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास ठीक है। आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप अपनी लाइफ शो कर दो या फिर डेप्रिसिएशन रेट। अब 16 पे आ जाओ। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, छोटी बहुत कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। Vikas Limited purchased a machine for rupees 30,000 on 1st January 2015 and assigned its a useful life of 12 years। ठीक है जी। एसेट परचेज किया जनवरी 1 2015 में 30,000 का, जो इसकी कॉस्ट है, और लाइफ इसकी कितनी है, 12 साल। ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है, 2015 गुजरा, 16 गुजरा और 17 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गुजर चुके। इट वॉज रीवैल्यू टू रुपीज 32,000। इसको हमने 32,000 पे रीवैल्यूएशन कर दी इसकी, विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ जो है वो इसकी चेंज नहीं हुई। यूजफुल लाइफ जो है वो इसकी चेंज नहीं हुई। What will be the depreciation charge in relation to this machine in the financial statement for the year ending 31st December 2017? 2017 में इसका डेप्रिसिएशन आप क्या चार्ज करोगे? कैलकुलेशन करो बेटा जरा, कितना चार्ज करो। कितना चार्ज करोगे? 2500, 2087, कैलकुलेट करके देख लेते, कैलकुलेट करके देख लेते। देखो बेटा, होगा ये
अब देखो हमारा एसेट जो है बिफोर रिवैल्यूएशन, अब यहाँ पर वो हो ये रहा है कि 2017 में हमारे एसेट की रिवैल्यूएशन, और वो भी कब जाकर रिवैल्यूएशन हो रही है, मार्च में जाकर के रिवैल्यूएशन। मार्च से पहले हमारे एसेट की जो लाइफ थी जितने का खरीदा था, यानी कि 12 ईयर्स हमारे एसेट की लाइफ, और मार्च के बाद हमारे एसेट की लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, मार्च के बाद हमारे एसेट की लाइफ जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि 15 में लिया था, 15 16 और तकरीबन 2 साल आप लगा लो वो, और तकरीबन तकरीबन आपके बनते हैं, आपके जो बनते हैं रिमेनिंग जो लाइफ बन जाएगी 2 साल, वो निकाल दिया आपने 12 में से जितना आपने इस्तेमाल किए, और 3 महीने आपने 2017 में भी इसको इस्तेमाल किया। तो आगे की लाइफ जो है ना वो तकरीबन 9 years and 3 months बनती है, सॉरी 9 years and 9 months बनती है, क्योंकि 3 months तो आपने यूज कर लिया। 9 years and 9 months बनती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर जैसे ही हम रीवैल्यूएशन पे आ जाते हैं, जैसे ही हम रीवैल्यूएशन पे आ जाते हैं, तो हम अपनी रिमेनिंग लाइफ को लेते हैं कि हमारी रिमेनिंग लाइफ अब कितनी बच गई है, जितना आपने एसेट को इस्तेमाल कर लिया है वो हटा दो, मतलब कि आपने तकरीबन 2 साल और 3 मंथ्स आपने इस्तेमाल कर लिया। तो 12 में से 2 निकाल दिए, और 10वें साल के 3 महीने आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, और 9 महीने अभी आपने इसको और इस्तेमाल करना है, यानी कि आपके एसेट की जो लाइफ है ना बेटा, आपके एसेट की जो लाइफ है वो अराउंड तकरीबन 9 years और 9 months बनती है, 9 years and 9 months बनती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो 12 मंथ्स में निकलेगा। आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है, 30,000, डिवाइडेड बाय 12 किया, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया, ये बताओ ये कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 625। अच्छा जी, 625 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ से यहाँ तक, 625 आपका डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेप्रिसिएशन निकालना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ की जो लाइफ है वो कितनी है, अब आपके एसेट की कॉस्ट हो चुकी है कितनी, आफ्टर द रिवैल्यूएशन 32,000। अब आप क्या करोगे, 32,000 डिवाइड करवाओगे रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ आपकी कितनी है, रिमेनिंग लाइफ मुझे बताओ कितनी है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 117 महीने। 117 महीने कैसे निकाले आपने, कि जो 9 years है उसको मल्टीप्लाई बाय आपने 12 किए, और इसमें प्लस कर लिया आपने 9 मंथ्स, तो 117 आ गया। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक और तरीका भी। मुझे ईयर्स में बताओ, देखो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की, वो ईयर्स में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना। अभी भी ऊपर जो हमने जो पिछला जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला है उसमें डिवाइडेड बाय 12 किया है ना। मुझे ईयर्स में बताओ मेरे एसेट की लाइफ कितनी है। 9.75 होगी, 9.75 होगी, 9.75 होगी। अब 9.75 मैंने कैसे निकाला, रिमेनिंग लाइफ मैंने कैसे निकाली, देखो 9 साल तो पक्के, 9 मंथ्स का मसला आ रहा है ना, तो 9 डिवाइड बाय 12 करो, आपको एक पूरे साल का पोर्शन पता लग जाएगा 0.75। और ये जो 0.75 है आप वापस 9 years में ऐड कर लो तो 9.75 बन जाएगा।
तो 9.75 से डिवाइड किया, 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। और आपको जो चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, तो मल्टीप्लाई बाय 9/12 किया, तो ये कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? ये कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? 2462। ठीक है जी, 2462। पहले ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2462, और पहले कितना है 625, दोनों का ऐड करो कितना आ रहा है? 3087। ठीक है जी, 3087 ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका 16 का डी होगा। देख लो बेटा, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते, क्या पता कोई एमसीक्यू हमारा गलत भी हो जाए, तो आप लोग पीछे से आंसर चेक करते रहा करो। इस बुक में आंसर्स भी एंड में दिए हुए, तो आंसर्स जो है ना वो चेक करते रहा। तो बाहर इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा 3087 आएगा। ये बात क्लियर होगी सबको? आगे चले नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 17, एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं कि a business purchase a building costing rupees 75 lakh। ठीक है जी, 7.5 मिलियन का इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज किया 1 जनवरी 2018 में। द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इज टू चार्ज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स। 20 इयर्स इसकी लाइफ है। फिर कह रहे हैं December 31 2020, यानी कि 2 साल बाद, 18 19 20, 3 साल बाद, 3 साल बाद बिल्डिंग को हमने क्या किया, रीवैल्यूएट किया, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 76,50,000। फिर उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू बी ट्रांसफर टू रिटेल अर्निंग। बताओ कि कितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। देखो, पहले जो आपका एसेट था उसकी कॉस्ट कितनी थी 75 लाख, और लाइफ कितनी थी 20 साल। कितना डेप्रिसिएशन आ रहा था पहले जरा मुझे बताना। कितना डेप्रिसिएशन आ रहा था? 15 का बी था आंसर। जी बेटा, मैंने भी बी ही लगाया था, 15 में बी ही लगाया था। ये बाकी सारे गलत थे, एक बी हमारे पास ऑप्शन ठीक था। अच्छा मुझे बताओ इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बिफोर रिवैल्यूएशन? आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 75 लाख डिवाइड बाय 20 करो, कितना आ रहा है? 3,75,000। ठीक है जी, 3,75,000। तो ये हमारा पहले का डेप्रिसिएशन था 3,75,000। अब जो हमने रिवैल्यूएशन की है, तो सर हमारे एसेट की वैल्यू ये हो चुकी है 76,50,000। और हमारे एसेट की रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि आफ्टर द रिवैल्यूएशन आप एसेट को अपने किस पे ले जाते हो, रिमेनिंग लाइफ पे ले जाते हो। तो अब आपके एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 3 साल इस्तेमाल कर लिया, 20 में से 3 निकाल दिए, तो 17 ईयर्स सर हमारी रिमेनिंग लाइफ है। अब डेप्रिसिएशन मुझे बताओ कितना आ रहा है? 4,50,000। 4,50,000 का डेप्रिसिएशन अब आ रहा है आफ्टर द रिवैल्यूएशन, और बिफोर रिवैल्यूएशन 3,75,000 था। तो डिफरेंस लो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 75,000 का इंक्रीमेंट आ रहा है। 75,000 से हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। डिफरेंस लेंगे इसका, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है 75,000, और डेट विल बी एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था
आफ्टर द रीवैल्यूएशन हमेशा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट आता है, और उसको उसको आप एडजस्ट करते हो कहाँ से, रीवैल्यूएशन सरप्लस से। जितना भी बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर करते हो आप रिटेन अर्निंग, जितना भी इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आता है। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 18 है, अ बिजनेस परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग रुपीज 50 लाख, having a useful life of 10 years with nil residual value। अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 में एसेट परचेज किया है, कॉस्ट उसकी 50 लाख है, लाइफ उसकी 10 साल है। ऑन 1 जनवरी 2018 यानी कि 16 गुजरा 17 गुजरा, 2 साल बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कितना बन चुका है, 10 लाख बन चुका है। एसेट को रीवैल्यू किया, 45 लाख पे हम एसेट को लेके जा रहे हैं 1 जनवरी 2018 में, स्टार्ट फ्रॉम द ईयर। Business has a policy to charge straight line depreciation. What will be the depreciation charge for the year ended 2018? 2018 में आप कितना depreciation charge करोगे? सिंपल सर, हमने रीवैल्यूएशन कर ली है, रीवैल्यूएशन के बाद हमारे एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 लाख आ रही है। और अब रिमेनिंग लाइफ देख लो कितनी है, पहले 10 साल थी, 2 साल आपने इस्तेमाल कर लिया, तो रिमेनिंग लाइफ 8 हो जाएगी। 45 लाख को 8 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 5,62,500। ठीक है जी, 5,62,500, ये हमारा क्या होगा डेप्रिसिएशन अगले हर साल का, 2018 का भी यही होगा। तो डी आंसर आपके पास ठीक हो। आसान आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है ये। लेकिन बेटा इसकी कैट के एमसीक्यू इसकी लाजमी प्रैक्टिस करो, पेपर में इनसे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। और ये ऐसी चीजें, इससे काफी कंसेप्ट आप लोग के क्लियर होंगे, हर एमसीक्यू के अंदर कोई नई बात आ रही होती है। 19 में कह रहे हैं कि अ बिजनेस परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग रुपीस 50 लाख, हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स विद निल रेजिडुअल वैल्यू। ऑन 1 जनवरी 2018 बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, एसेट इज रीवैल्यूड टू रुपीस 45 लाख। ऑन मतलब ऊपर वाला एमसीक्यू पूरा का पूरा उठा के छाप दिया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट कितना हो। तो सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट निकालने के लिए आपको आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी होगी। आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, 50 लाख आपके एसेट की कॉस्ट थी, 50 लाख आपके एसेट की कॉस्ट थी और 10 लाख उसका डेप्रिसिएशन था। तो 50 में से आपने 10 लाख डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो सर आपके एसेट की जो कैरिंग वैल्यू आ रही है वो 40 लाख आ रही है। बिफोर रिवैल्यूएशन आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 40 लाख। आफ्टर द रिवैल्यूएशन अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 45 लाख। तो यानी कि 5 लाख का आपका एसेट जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो 5 लाख से रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, 5 लाख आंसर बी जो है वो 19 का वो करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 20 है, इसमें आपको कह रहे हैं वही बात उन्होंने की है पूरी की पूरी ऊपर, वही एक एमसीक्यू बार बार चला रहे हैं। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होगा, बिफोर इवैल्यूएशन आपका एसेट का डेप्रिसिएशन कितना था, 5 लाख। ये 50 लाख आपके एसेट की लाइफ थी और 10 साल उसका, सॉरी 50 लाख एसेट की कॉस्ट थी, 10 साल उसकी लाइफ थी, डिवाइड करोगे तो 5 लाख आए। आफ्टर द रीवैल्यूएशन आपके एसेट का जो डेप्रिसिएशन हो गया था वो अभी हमने एमसीक्यू नंबर इसमें निकाला था, आई थिंक 18 में निकाला था कि डेप्रिसिएशन आफ्टर द रीवैल्यूएशन 5,62,500 हो गया था। तो इंक्रीमेंटल जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है 62,500। आंसर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
बिफोर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन 5 लाख था, आफ्टर द रिवैल्यूएशन हमारे एसेट का डेप्रिसिएशन 5,62,500 था। डिफरेंस लिया तो 62,500 हमारे एसेट का डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 21। रिवैल्यूएशन गेन इज क्रेडिटेड इनटू रिवैल्यूएशन, जब भी गेन होगा तो वो कहाँ क्रेडिट होगा? सर रिवैल्यूएशन गेन जब भी होगा, रिवैल्यूएशन गेन जब भी होगा तो उसको सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में या रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से क्रेडिट करता है। तो इसका बी आंसर ठीक है, ए आंसर ठीक रहेगा, 21 का ए आ जाएगा। After initial recognition, an entity has a choice to choose cost and revaluation model. Revaluation model. Entity के पास choice होती है either initial recognition के बाद, initially तो वो किस पे रिकॉर्ड करती है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है। लेकिन कॉस्ट के बाद कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो अपने कॉस्ट मॉडल पे जाए या फिर वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाए। 21 का सी हो जाएगा। आसान आसान एमसीक्यूज है, बहुत आसान है, ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हुई। इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे होती है, आफ्टर द रिकग्निशन अब आप एसेट को कॉस्ट पे भी लेके जा सकते हो और रिवैल्यूएशन सरप्लस पे भी लेके जा सकते हो। अच्छा, 23 में कह रहे हैं कि व्हेन एन आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड व्हाट शुड बी रीवैल्यूड? A selection of asset to be decided by management, the whole class of asset to which it belongs, the individual asset, a selection of asset picked at random. यानी कि when an item of property plant and equipment is revalued, property plant and equipment हम कब revaluate करते हैं और what should be revalued और उसमें क्या revalued होता है? A selection of asset decided by management, the whole class of asset to be to which the it belongs. The individual asset, a selection of asset picked at random, picked at random तो नहीं होता है, इंडिविजुअली भी हम रिवैल्यूएशन नहीं करते। पूरे क्लास के एसेट को हम रीवैल्यूएट करते हैं, पूरे क्लास के एसेट को हम रीवैल्यूएट करते हैं जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं। जैसे कि अगर लेट्स सपोज अगर बिल्डिंग को कर रहे हैं, मेरे पास बिल्डिंग ए भी है, बिल्डिंग बी भी है, बिल्डिंग सी भी है, बिल्डिंग डी भी है, तो मैं पूरे क्लास ऑफ एसेट को क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन करूंगा। तो अ सिलेक्शन ऑफ एसेट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिल्कुल डिसाइड करती है। और इसमें मुझे आंसर जो है ए भी ठीक लग रहा है और बी भी ठीक लग रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो बी होगा, द होल क्लास ऑफ एसेट टू विच इट बिलोंग। बी आंसर आपके पास ज्यादा प्रॉपर। 24 में कह रहे हैं कि इफ एन एसेट इंक्रीजेस इन वैल्यू द इंक्रीज इज नोटेड एज। अच्छा, आपके एसेट की जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको आप कहाँ नोट करते हो? कहाँ रिपोर्ट करते हो? सर जब भी हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सर वो हमारी बैलेंस शीट में भी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाती है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो दोनों में जाती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी हमारी रिवैल्यूएशन वाली मॉडल जाती है, रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू जाती है, जो वैल्यू आ चुकी होती है, जो फेयर वैल्यू होती है उससे रिपोर्ट करते हैं। और जो गेन होता है वो बेसिकली कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सी दोनों जगह पे जाता है। तो 24 भी हो गया। 24 के बाद आ जाओ 25 पे। 25 में क्या कह रहे हैं? Which of the following is not a valid reason for reporting non-current asset and revaluation amount rather than cost? Which of the following is not a valid reason for reporting non-current asset and revaluation amount rather than cost? ठीक है जी, हमारे पास कौन सा वैलिड रीजन नहीं है जिसमें हम अपने एसेट को रिवैल्यूएशन अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते? द प्रीवेंट लॉन्ग लाइफ
एसिड फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट। बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये वैलिड रीजन है। हमारे एसिड की लाइफ जो है वो ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो हमारी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। तो फिर हम कहते हैं अपने एसिड को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। टू कीप ऑनर ऑफ द बिजनेस बेटर इन्फॉर्म ऑफ देयर इक्विटी इन द बिजनेस। बिल्कुल ये भी ठीक है, हमारे ऑनर को बेटर पता हो कि हमारी इक्विटी का बिजनेस का क्या बैलेंस है, क्या पोजीशन है। इस पे भी हम रिवैल्यूएशन मॉडल करते हैं। टू रिपोर्ट द परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग विद द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसिड यूज्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे भी परफॉर्मेंस को अपने करेक्ट करते हैं ताकि हमारी जो अर्निंग है वो हमारे एसिड के साथ जो है वो कंपेयर हो सके। ये भी ठीक है। टू अवॉइड टू अवॉइड हैविंग टू पे हायर टैक्सेस, ये गलत है। इलीगल इलीगल बात हो गई ना कि टैक्सेस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, रिवैल्यूएशन प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। तो डी जो है वो आपके लिए ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ 26 में, डी होगा बेटा, डी। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर डी, डी होगा, 26 का डी होगा। 27 का देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सॉरी 25 का डी होगा, 26 का देखते हैं। द एंटिटी हैज अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएटिंग इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and asset cost rupees 5 million on 1st January 2020 and has a useful life of 5 years and it depreciated on a straight line basis to a zero residual value। रेजिडुअल वैल्यू जीरो है और एसेट की कॉस्ट 5 मिलियन की है, यानी कि 50 लाख है। लाइफ कितनी है, 5 साल है, यानी कि पर ईयर डेप्रिसिएशन 10 लाख हो। द वैल्यू ऑफ द एसेट एट दिसंबर 31 2020, यानी कि एक साल बाद आपके एसेट की वैल्यू होगी 3.8 मिलियन। द फॉल इन द वैल्यू विल बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वैसे तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, अगर हम दिसंबर 31 2020 में जाते हैं, दिसंबर 31 में, तो एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, हमारे एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 4 मिलियन होनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि कितनी होगी, 3.8 हो गई है, यानी कि 0.2 मिलियन से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन एंड फॉल इन वैल्यू 2 लाख, बोथ टू रिवर्स डेप्रिसिएशन। अच्छा कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स कर दो और 2 लाख को भी रिवर्स कर दो। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, रिवर्स कुछ भी नहीं होता। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन to the income statement and fall in the value 2 lakh, ignore until there is a revaluation surplus। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। देखो डेप्रिसिएशन तो 1 मिलियन से रिपोर्ट होगा, लेकिन जो 2 मिलियन से हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये अब आईएस स्टडी 36 को जा रहा है, आईएस 36 को जा रहा है आपके पास इम्पेयरमेंट की तरफ। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक बड़े काम की बात बता रहा हूँ, सारे बच्चे गौर से सुनना। जब भी आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा हमेशा। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आप ये देखते हो कि आपके पास कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है कि नहीं है। अगर तो आपका कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद होता है, तो आप जितना एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आया होता है ना, उस डिक्रीज को कोशिश ये करते हो कि आप उस सरप्लस के बैलेंस के साथ एडजस्ट करो। लेकिन अगर कोई बैलेंस मौजूद नहीं है, तो आप उस अमाउंट को लेकर कहां चले जाते हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको, जैसे कि सरप्लस को हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं, तो इनकम को भी, डिक्रीज को भी हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जैसे इसकी मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे एक एसेट था और उसके अंदर वैल्यू जो है, उसके अंदर वैल्यू में जो डिक्रीज आया वो 3 लाख से आया, सपोज कर लेते, और मेरे पास ऑलरेडी उसी एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस मौजूद था 2 लाख से। तो मैं क्या करूंगा, जो डिक्रीज आया ना 3 लाख, इसको मैं कोशिश करूंगा कि इस सरप्लस के साथ जाकर के एडजस्ट करूं, 2 लाख से एडजस्ट करूं।
तो ये जो 3 लाख का डिक्रीज आया है, इसमें से 2 लाख तो मेरे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, जो सरप्लस का बैलेंस मौजूद है इसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन बाकी का जो 1 लाख रिमेनिंग रह जाएगा ना, वो मैं कहाँ लेके जाऊंगा, वो मैं लेके जाऊंगा इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स सपोज अगर मुझे 3 लाख का लॉस हुआ और मेरे पास कोई सरप्लस बैलेंस मौजूद ही नहीं था, तो ये 3 लाख का 3 लाख पूरा का पूरा मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट में। पूरा का पूरा कहाँ लेके जाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट में। अगर बैलेंस मौजूद हो तो उसको वहां से एडजस्ट कर लो, और अगर बैलेंस मौजूद ना हो तो उसको फिर आपने पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में शो करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो आंसर कौन सा आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 10 लाख से जाएगा, और जो डिक्रीज आया है 2 लाख से वो कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। डी आंसर इसका आएगा, 26 का डी हो। अभी आ जाओ 27, अभी आ जाओ 27 में। 27 में आपको क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल लिमिटेड had the following increase in reserve: 5 million from devaluation of freehold premises, अच्छा, 10 million in share premium, 25 million from trading profit retained, which of these are increase in capital reserve। कह रहा है कि आपको क्या हुआ है कि आपके कुछ रिजर्व के अंदर इंक्रीज आया है। तीन उन्होंने आपको बातें बता दी, रीवैल्यूएशन की, हमने फ्री होल्ड प्रेमिसेस की, उसमें इंक्रीज हुआ है 5 मिलियन से, और 10 मिलियन से शेयर प्रीमियम हुआ है, और 25 मिलियन से ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ। देखो भाई, ट्रेडिंग प्रॉफिट है ना, उसको रिजर्व थोड़ी बनाते हैं, उसको तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। जो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनता है, ओसीआई के अंदर जाता है, और जो हमारा शेयर प्रीमियम होता है वो भी हमारे कैपिटल का पार्ट बनता है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट और सेकंड ठीक रहेगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक रहेगा। ये तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है ना, तो इसको आप डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हो, कैपिटल रिजर्व नहीं बनाते। तो सी आंसर आपके लिए क्या होगा, ठीक है, सी आपके पास ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग गेन may be legally be withdrawn from the company by shareholders: gain that arise from the upward devaluation of non-current asset, gain that arise from the sale of non-current asset, which of the validity of each statement। कह रहा है कि जो गेन आपको दिए जा रहे हैं, 2 तरह के गेन है, एक तो रिवैल्यूएशन में हो रहा है गेन, और दूसरा आपने नॉन करेंट एसेट को बेचा, वो गेन हो रहा है। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो लीगली बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंपनी बाय शेयर होल्डर, द फॉलोइंग गेन में बी लीगली बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, कंपनी के शेयर होल्डर्स किस गेन को लीगली विथड्रॉ कर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ जरा, बताओ इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, बी। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो एमसीक्यू है ना, ये बनाया गलत है मेरे प्रोस्पेक्टिव से, दोनों चीजें ही गलत है, मेरे प्रोस्पेक्टिव से दोनों चीजें ही गलत। क्यों गलत है, और अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से एमसीक्यू ठीक है, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये एमसीक्यू गलत है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो एक गेन हो रहा है, एक गेन हो रहा है, ये तो ये हो रहा है रीवैल्यूएशन का, और रीवैल्यूएशन का गेन तो जो है वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन का गेन जो है वो कहाँ जाता है सर, इक्विटी के अंदर जाता है, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाता, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाता। जो शेयर होल्डर प्रॉफिट को क्लेम करते हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट वाला प्रॉफिट जो है ना वो क्लेम करते हैं। इक्विटी के अंदर जा रहा है वो तो हम
शेयर होल्डर को नहीं देंगे। तो मतलब ये वाला प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर को नहीं देंगे, ये वाला प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर को नहीं देंगे। लेकिन जो गेन अराइज हो रहा है, हम अपने किसी एसेट को सेल करते हैं, जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं ना, तो उसमें जो गेन होता है दैट विल बी रिपोर्ट इन द इनकम स्टेटमेंट। और जब वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है तो इनकम स्टेटमेंट में जाते जाते घूमते घूमते वो नेट प्रॉफिट में आ जाता है, और नेट प्रॉफिट जो है वो आप फिर किसको दे रहे हो, तो शेयर होल्डर को दे रहे हो। तो शेयर अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर होते हैं अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से इस प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट। जो गेन रीवैल्यूएशन वाला है उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो उसका बाद में रिवर्सल भी होना होता है जब एसेट खत्म हो। तो इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से सेकंड इज ट्रू और फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। और अगर लीगली की बात जो कर रहा है ना, ये जो लीगली बात कर रहा है, लीगली जो बात कर रहा है, दोनों गलत है। शेयर होल्डर दोनों प्रॉफिट को क्लेम नहीं कर सकते, ना रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्लेम कर सकते और ना सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को जो गेन होता है उसको क्लेम कर सकते। लीगली जो आपको लॉ ये कहता है, 2017 का जो आपके पास एक्ट है, 2017 का जो आपके पास एक्ट है, वो आपको साफ साफ ये कहता है कि जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है आप वो अपने शेयर होल्डर्स को दोगे। ऑर्डिनरी बिजनेस जो आप जिस काम की वजह से आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इसके एवज में मैं आपसे आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ। तो अगर मेरी कोई कंपनी है तो इन पैसों में जो मुझे प्रॉफिट होगा ये मैं अपने शेयर होल्डर को क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसके अलावा बिजनेस के अंदर और कोई भी गेन हो रहा है, जैसे कि आपने एसेट को सेल कर दिया उसमें जो गेन हो रहा है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, आप इसका काम नहीं करते हो, तो इसका जो भी गेन होगा वो आप अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं बस उसी का गेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहरहाल वो आपके लॉ वाले टीचर आप लोगों को बताएंगे। अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास गलत है और सेकंड जो है वो हमारे पास सही है, क्योंकि जो गेन होता है एसेट को बेचने पर वो सारा इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है और इनकम स्टेटमेंट से ही हम डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन लीगली जो उसने बात की ना, तो लीगली जो है वो दोनों गलत है, कहीं से गेन नहीं देगी। अच्छा, बात हो 29 पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर इंडिकेटिंग द फॉलोइंग: revaluation loss on property plant and equipment, transfer of revaluation surplus to retained earning, revaluation gain on non current asset, disposal of plant property plant and equipment, which of the above involve a movement of cash। किसके अंदर आपका कैश का मूवमेंट है? देखो, जब रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो उसमें तो कोई कैश का मूवमेंट नहीं होता, ना कैश आता है ना कैश जाता है। जब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में, उसमें भी कैश का कोई इनफ्लो नहीं होता है, ना ही कैश का इनफ्लो होता है, ना कैश का आउटफ्लो होता है। जब रिवैल्यूएशन में गेन होता है तब भी कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता, ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। हाँ, जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेचते हैं, तो फिर हमारे पास कैश आता है, कैश का इनफ्लो होता है, तो यहाँ पर कैश का मूवमेंट होता है। इसका मतलब जो लास्ट वाला है वो क्या है, करेक्ट है। बाकी सारी जो ट्रांजेक्शन है नॉन कैश आइटम, ये भी नॉन कैश है, कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, ये भी नॉन कैश है, ये भी नॉन कैश है। सिर्फ ये जो है वो कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 30 पे, ये लास्ट एमसीक्यू करके ना फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, तो कल की क्लास में ये वाला हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। An apartment is revalued upward by 1 million. It was acquired 5 years ago for 5 million. ठीक है, it is useful life remaining same as 10 years. What is the revised depreciation charge for the year after revaluation? कह रहे हैं कि आपने 1 मिलियन का एसेट लिया था 5 साल पहले, जिसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल थी। अब आपने इसको क्या किया, रीवैल्यूएट किया।
जब रीवैल्यूएट किया तो आपके एसेट की लाइफ कितनी हो गई, 5 मिलियन हो गई, नहीं, एन अपार्टमेंट रीवैल्यूएट अपवर्ड 1 मिलियन। अच्छा, अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिलियन हो गई। अब आपके एसेट का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 1 मिलियन आपके एसेट की वैल्यू हो चुकी है। और आपके एसेट की लाइफ कितनी है, पहले 10 साल थी, कितने साल इस्तेमाल कर लिए, 1 मिलियन आपके एसेट की अपवर्ड हुई है, यानी कि बढ़ी है आपके एसेट की लाइफ। ये आपको बता रहे हैं बेसिकली रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये सरप्लस इतना हुआ। तो पहले तो आप ये देखो, आपके एसेट की पहले लाइफ कितनी थी, 5 मिलियन। 5 मिलियन आपके एसेट की लाइफ थी, यानी कि 50 लाख। 10 से डिवाइड करो, तो यानी कि आपका हर साल जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा था वो कितने से डेप्रिशिएट हो रहा था, 5 लाख से डेप्रिशिएट हो रहा था। 5 लाख से आपका एसेट क्या हो रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था। और ये कितने साल तक डेप्रिशिएट होता रहा, 5 साल तक। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन आया वो 25 लाख आ गया। टोटल जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आ गया, 25 लाख आ गया। तो बिफोर रीवैल्यूएशन आपके एसेट की जो कैरिंग वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 लाख आपके एसेट की वैल्यू थी, 25 लाख उसका डेप्रिसिएशन। तो आपके जो एसेट की कैरिंग वैल्यू थी वो कितनी हुई, 25 लाख हो गई। अब वो कह रहा है कि आपका एसेट जो है वो 1 मिलियन से इंक्रीज हुआ है, अपवर्ड गया है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आप इसमें ऐड करो, तो आपके एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 35 लाख। और अब आपके एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, 5 साल, क्योंकि 5 साल इस्तेमाल कर लिया है। तो 35 को जरा 5 से करोगे, 5 7 35, यानी कि 7 लाख आएगा टैक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब कुछ ही एमसीक्यूज रह गए इसके, जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। 30 एमसीक्यूज हमने कर ली, यानी कि आगे जो है वो रिमेनिंग कितने रह गए, 15, जो कि कल हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में कवर करेंगे। और कल ये हमारा स्टैंडर्ड कैप से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक सीरीज हमने चलाई है, कोशिशें की है, कैप के एमसीक्यूज जितने भी हैं हर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दिए जाए, ठीक है, ताकि आने वाले हर बच्चे के लिए क्या हो, आसानी हो। और ये लेक्चर जो है वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। IFRS 16 नहीं, IFRS 16 नहीं करवाऊंगा बेटा मैं। जो है ना, इसके बाद जो है वो 36 एक दिन की क्लास होगी, 36 कर लेंगे, उसके ज्यादा इतने एमसीक्यूज नहीं। 36 और 40 में कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले जितने भी है ना, जो फिक्स एसेट्स है उनको निपटा दें, फिर 38 करेंगे। और इसके अलावा जो है हम वो करेंगे, IS 23 करेंगे, बोरिंग कॉस्ट वाला। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे जितने हो सकते हैं करें, तब इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में चले। कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन्होंने IFRS 16 नहीं पढ़ा हुआ मुझसे अभी तक, तो जब उनको मैं IFRS 16 पढ़ा दूंगा, वो अभी क्लासेस ले रहे हैं मेरे एमसीक्यूज की, उनको नहीं समझ में आएगा फिर। तो थोड़ा सा वेट कर ले, IFRS 16 भी इंशाल्लाह ताला। अब जो नेक्स्ट होगी उसमें ये कंप्लीट करने के बाद हम इम्पेयरमेंट की तरफ जाएंगे। इम्पेयरमेंट को कंप्लीट करने के बाद 40, और 40 के बाद 23, और डेफर्ड टैक्स वगैरह ये सारे करेंगे। दुआ करें हो जाए, दुआ करें हो जाए, अल्लाह करें हो जाए। चले भाई, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, इतना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।